जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 10 जुलाई 2024 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम प्रश्न कराने से पहले ये देख लेते हैं कि 10 जुलाई को क्या हुआ था। तो 10 जुलाई को वेल्लोर विद्रोह हुआ था, शायद 1806 में। 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर विद्रोह हुआ था। और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस भी मनाया जाता है 10 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। और 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर विद्रोह हुआ था। और 10 जुलाई 1994 को 10 जुलाई 1949 को 10 जुलाई 1949 को भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी का जन्म हुआ था। तो 10 जुलाई को जन्म दिवस है सुनील गावस्कर जी का। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 जुलाई 1800 जहाँ तक आ जाए 1806 ही है। 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल कादरे का निधन हुआ, वे कौन थे? इस्माइल कादरे जो थे, इनका निधन हो गया। ये एक उपन्यासकार थे। इस्माइल कादरे का निधन 1 जुलाई 2024 को हुआ। ये एक अल्बानियाई उपन्यासकार और कवि थे। अल्बानियाई का मतलब क्या थे? अल्बानिया देश से संबंध रखते थे ये, और ये एक उपन्यासकार और कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उपन्यासकार थे इस्माइल कादरे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, बुक का क्या नाम है? कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये इस पुस्तक का विमोचन किया है के.टी. परनाइक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के.टी. परनाइक जी ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। के.टी. परनाइक जी का पूरा नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ये भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और वर्तमान में ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल तो आप सभी जानते हैं, अभी बताया, के.टी. परनाइक यानी कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के कौन है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ हम देख लेते हैं बुक्स के संबंधित पॉइंट हैं। डी सुब्बा राव जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, इन्होंने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसके अलावा आर आश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके अलावा सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा। ये सब पॉइंट जो हैं, एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी प्रश्न आ सकता है इसमें से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया? अगर हम बात करें दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का जो चौथा मामला आया है सामने, ये है केरल में हमें देखने को मिला है। केरल राज्य में हमें ये चौथा मामला देखने को मिला है और ये एक 14 वर्षीय बच्चे का मामला है। अभी तक ये जो 4 केसेस आए हैं, जो 4 मामले आए हैं, ये सभी बच्चों से संबंधित ही हैं। तो याद रखिएगा, केरल राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कुछ पॉइंट देख लेते हैं केरल से संबंधित। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया। इसके अलावा केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। क्या नाम रखने के बारे में कहा है? केरलम नाम रखने के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। कोझिकोड भी केरल में ही है।
यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का आप लोग कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म लिखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट, हिंदी में कहा जाए तो एशियाई विकास बैंक, किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये जो संयंत्र का निर्माण होगा ये गुजरात राज्य में होगा। और इसके लिए, इस संयंत्र के निर्माण के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक, ने SAEL इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। और कितने रुपए का समझौता किया गया है? ये 12.23 अरब रुपए का समझौता किया गया है कि 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात में लगाया जाएगा। एडीबी और SAEL इंडस्ट्रीज के बीच ये समझौता हुआ है। अब हम बात करें एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये 19 दिसंबर 1966 को स्थापित हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। और एडीबी के जो अध्यक्ष हैं या कहा जाए प्रमुख हैं, उनका नाम है मासात्सुगु अस्कावा। मासात्सुगु अस्कावा जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, मतलब प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। ये जो भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र है, इसका उद्घाटन गांधीनगर में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उसके परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता है। ये पवन दिवस पर एक रैंकिंग, मतलब एक कुल मिला के पवन दिवस पर गुजरात ने पहली रैंक पाई है अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता के लिए। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय, ये जो स्मृति वन स्मारक संग्रहालय है, ये 2001 में जो गुजरात के भुज में भूकंप आया था उसकी याद में स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को स्थापित किया गया है। तो गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार, या पूरा नाम कहा जाए इस पुरस्कार का तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। एक बार और नाम देख लेते हैं। गुजरात में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इसके अलावा राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन साय के नाम पर रखा जाएगा। जो प्रमुख क्रिकेट प्रशासक निरंजन साय के नाम पर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साय स्टेडियम के नाम पर निरंजन साय स्टेडियम रखा जाएगा। शायद जहाँ तक है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, निरंजन साय के नाम पर रखा जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में कहा जाए भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसे फिर से MD और CEO के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया इन्होंने सिद्धार्थ मोहंती जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती जी 30 जून 2024 को फिर से LIC के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें LIC, तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। TV रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। CS सेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी SBI के नए चेयरमैन बने हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाला है। इसके अलावा IAS मनोज सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव बनी है। इसके साथ ही सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव भी बनी हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? भारत और बांग्लादेश जो है गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। गंगा जल संधि कब हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच? 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हुई थी। इसी को नवीनीकृत किया जाएगा। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की वर्तमान में पीएम है शेख हसीना और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। क्या नाम है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। ढाका बांग्लादेश की राजधानी और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, इसे याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव जो मनाया गया, ये 8 और 9 मार्च को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 निकाली है। उसके अनुसार प्रवासियों के लिए जो सबसे महंगा शहर है वो है हांगकांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? विश्व की सबसे जो पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग है कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप है जहाँ पर लगभग 51,200 साल पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है। इसमें सूअर और मानव के चित्र इस पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। तो इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप में हमें सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मिली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीआईबी का मतलब है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये धीरेन्द्र ओझा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? इन्होंने सैफाली शरण को रिप्लेस किया है इस पद के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अगर हम बात करें मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है, तो इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता है। और ये जो हैं दूसरे चरण में राष्ट्रपति को चुनाव जीते, क्योंकि पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार के पास 50% से अधिक मत नहीं थे जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहाँ पर आवश्यक है। तो मसूद पेजेस्कियन जो हैं ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं और ये दूसरे चरण में जीते हैं। ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ पर ईरान का अगर हम पुराना नाम बताएं तो 1935 तक ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनका नाम है अली खामेनेई और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है रियाल। और ये जो मसूद पेजेस्कियन है ये सुधारवादी नेता माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डिक सूफ जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन सुनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो भारतीय मूल की जो सांसद हैं उनका नाम लिसा नंदी, इनको ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। डिटेल देखते हैं। जुलाई 2024 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया और पीएम जो स्टारमर हैं इन्होंने भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया है, इसे याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये क्यों लगाया है? ये लगाया है इन्होंने केवाईसी और ऋण संबंधी अग्रिम जो भुगतान वगैरह होते हैं उनके मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हाँ, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, पीएनबी का मुख्यालय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? विश्व जूनोसिस दिवस जो मनाया गया है ये 6 जुलाई को मनाया गया है। इसके अलावा 6 जुलाई को सहकारिता दिवस भी मनाया गया। तो याद रखिएगा, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को, इसके अलावा 6 जुलाई को सहकारिता दिवस भी मनाया गया है। कुछ हम दिवस देख लेते हैं जुलाई माह के। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है, हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? जो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना है इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा की गई है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत अमित शाह जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने 6 जुलाई को जो सहकारिता दिवस है उसके मौके पर गांधीनगर गुजरात से नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक और कमेंट करके लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।